हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम एक चैप्टर पढ़ चुके थे गद्य भाग में। बाकी पद्य में हो चुके हैं 2-4 चैप्टर। हमारा गद्य भाग में दूसरा चैप्टर है राहुल सांकृत्यायन का ल्हासा की ओर। आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। आशा आपने इससे पूर्व जो वीडियो देखे हैं वो समझ में आए होंगे, क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे। सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। कहाँ जन्म हुआ? राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। यहाँ केदार दिया हुआ है, कोई बात नहीं। उनकी शिक्षा काशी में हुई, बनारस जिसे बोलते हो आप, आगरा और लाहौर, इन 3 शहरों में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यानी श्रीलंका गए, वो बड़े घुमंतु स्वभाव के थे, भ्रमण करते थे, देश विदेश की यात्रा करते थे। श्रीलंका जाकर के वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। अपना नाम भी बदल लेते हैं, केदारनाथ से या केदार पांडे से वो राहुल सांकृत्यायन हो जाते हैं। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। बड़े महान कथाकार हैं, लेखक हैं, इतनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। पाली, प्राकृत, ये तो अपनी अपभ्रंश हिंदुस्तान की भाषाएं हैं जो जैनों की, बौद्धों की रही हैं, हिंदी के नज़दीक हैं। साथ ही तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, इस प्रकार की भाषाओं के भी वो जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। इतनी इतनी भाषाओं के जानकार होंगे तो महापंडित कहा ही जाएगा, साधारण सी बात है। 1963 में उनका देहांत हो गया था। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं जिसे यात्रा वृत्त कहते हैं, जीवनी लिखी है, आलोचना लिखी है, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। जीवनी देखो खुद की लिखी जाती है, खुद के जीवन के बारे में, जीवनी दूसरे के बारे में लिखी जाती है, जैसे हम गांधी जी की, नेहरू जी की, इनकी जीवनी लिख सकते हैं। आत्मकथा होती है वो खुद की होती है, स्वयं के जीवन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देना, वो आत्मकथा कहलाती है। जीवनी हम दूसरे महान पुरुष की कृत्य, कार्य, संस्मरण सब कुछ उसमें डाल करके जीवनी लिख सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। विदेशी भाषा के जानकार थे तो विदेशी भाषाओं में जो ग्रंथ थे उनको उन्होंने हिंदी में भी अनुवादित किया है। मेरी जीवन यात्रा, इनके 6 भाग हैं, ये पुस्तक है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, ये नदी का नाम है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, गुमक्कड़ शास्त्र, ये उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा वो दर्शन सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा विषय होता है, फिलोसफी, राजनीति, धर्म, इतिहास आदि, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है, 150 है। इसका मतलब ये कि घुमंतु स्वभाव के तो थे ये, देश विदेश की यात्राएं, भ्रमण तो करते थे, लेकिन विभिन्न विषयों की जानकारी भी थे। दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान, इन पर इनकी 150 पुस्तकें हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनेक जो सामग्रियाँ, जो विषय, जो विचार लुप्त प्राय हो रहे हैं, लुप्त मतलब गायब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनको फिर से साहित्य सर्जन के माध्यम से सामने लेकर के आए दुनिया के। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यहाँ मैंने पहले ही बताया, घुमंतु जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। यात्रा वृत्तांत मतलब जहाँ कहीं भी वो यात्रा करते हैं, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका जीवन यापन, शिक्षा, भाषा, उसके ऊपर यात्रा वृत्तांत में लेखन होता है और वो लिखते हैं। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया। भाई मनुष्य स्वभाव है, वो घुमंतु स्वभाव रहा है, घूमता है, भ्रमण करता है, पर्यटन करता है, तीर्थाटन करता है, देशाटन करता है। उसी प्रकार उन्होंने अपने इस शास्त्र में बताया भी है कि घूमने के क्या लाभ हैं, भ्रमण के क्या लाभ हैं, और वास्तव में बिल्कुल लाभ है। मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। भाई मंजिल तो एक स्थान है, वहाँ पर हमें पहुँचना होता है, लेकिन उस मंजिल से अलग जो हमारी यात्रा होती है, जो डगर होती है, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उस यात्रा में जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं,
वो अनुभव ही यात्रा का उद्देश्य होता है। क्या देखा, क्या समझा, इस समाज को, उस समाज को, रास्ते के अनुभवों को, यही यात्रा का सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य होता है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मैंने पहले बताया, जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ मनोरंजन तो होता ही है, ज्ञान का वर्धन तो होता ही है। उन अज्ञात स्थलों की जानकारी हमें मिलती है, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। हम वहाँ की भाषा सीख करके आते हैं, समझ करके आते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझ करके आते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बता करके आते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन को अपने साहित्य के माध्यम से सुंदर झांकी के रूप में प्रस्तुत किया है। वहाँ की भौगोलिक जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे हम इस अंश में पढ़ेंगे लहासा की ओर, ये एक तिब्बत का स्थान था। तिब्बत जिसे चाइना ने अधिग्रहण कर लिया, लूटपाट की, अपने कब्जे में कर लिया। विस्तारवादी नीति के कारण तिब्बत है वो आज चीन के कब्जे में है। वहीं का एक स्थान है लहासा, और वो लहासा जाते हैं। लहासा शब्द आपको ज़रूर अजीब लगेगा क्योंकि ये तिब्बती शब्द है। तो लहासा की यात्रा का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ की भौगोलिक संस्कृति, वहाँ का समाज, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, रहन सहन, इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। बड़ा ही आकर्षक पाठ होगा, इंटरेस्टिंग होगा। निश्चित तौर पर उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट न हो तब तक पढ़ने का क्या फ़ायदा। यात्रा वृत्तांत में ऐसा यात्रा वृत्तांत होना चाहिए, जैसे जैसे हम यात्रा करें, जैसे जैसे हम चलें, वैसे वैसे मानो हम स्वयं यात्रा करते हुए नजर आएं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मानो हम यात्रा करते हुए नजर आएंगे लेखक के साथ। यह संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। तिब्बत की यात्रा पर गए थे, जो उन्होंने सन 1929-30 में, ध्यान रखना आज़ादी से पहले की बात है, नेपाल के रास्ते से की थी। नेपाल से चले जाओ, जम्मू लद्दाख होते हुए चले जाओ, असम होते हुए चले जाओ, गंटोक होते हुए, बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, पहले ही बैन कर दिया था चाइना ने, भारतीय नहीं आएंगे तिब्बत में। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म छुपे हुए वेश में की थी। भिखारी बन करके गए थे। भिखारियों पर इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो चुपचाप भिखारी बन करके तिब्बत की यात्रा करते हैं। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा, उसकी ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचकता के साथ किया है, रोचक शैली में किया है। सब जानते हैं तिब्बत पहाड़ी इलाका है, और जब हम जाते हैं नेपाल से होते हुए तो बड़ा दुर्गम स्थान है, पहाड़ है, ऊंची चढ़ाई है। उन ऊंची चढ़ाइयों को पार करते हुए शीत है, ठंड है। उसी प्रकार राहुल जी भी जाते हैं तिब्बत की राजधानी लहासा। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलेगी। यही आपको ध्यान रखना है कि दुर्गम रास्ते कैसे हैं, क्या कठिनाइयाँ हुई उन्होंने जाने में, और वहाँ का जो समाज था वो किस प्रकार से अलग था, किस प्रकार से विशेष था। यही हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा और हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखते हैं लहासा की ओर, लहासा की तरफ। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जिस रास्ते से वो गए वो रास्ता नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। अब यहाँ पर थोड़े से नाम आपको थोड़े अजीब मिलेंगे, उन पर ध्यान देना आप। नेपाल के तिब्बत रास्ते का जो रास्ता था नेपाल से, वो प्रमुख रास्ता है फरी क्लिंगपोंग। ये देखो अंग होता है, अंग, इसको अड़े मत पढ़ना, अड़े ये होता है, डे के नीचे जो बिंदु आती है वो अड़े होता है, यंग होता है। कख गए अंग, अड़े अलग से आता है, ढे और अड़े, जो ढे के नीचे जो बिंदु आती है वो वाला ढे और ये वाला अलग होता है। ये ध्यान रखें, ये ढे अलग है जो बिंदु आती है नीचे, और ये अड़े, ये अलग से आते हैं अपने कह गढ़े में, कभी बताएंगे आपको ग्रामर में। तो फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कौन से रास्ते? जिस मुख्य रास्ते से लेखक गए हैं नेपाल से होते हुए।
यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। भाई व्यापारिक माल का आना जाना ही नहीं था, साथ साथ में सैनिकों का आवागमन भी इसी रास्ते से होता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां हैं, किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। भाई ऊंची पहाड़ी पर जो भी मकान बने, जहाँ फौजी वगैरह रहा करते थे, चीनी आर्मी रहा करती थी, उनको जब वो छोड़ के गए तो किसानों ने उनको अपना स्थान बना लिया, घर बना लिया, वो कुछ आबाद दिखाई देते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ, परित्यक्त होता है छोड़ना। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। हो गई अपनी यात्रा आरंभ। इस प्रकार से करते हैं, चाय पीने के लिए ठहरते हैं पहली दफ़ा एक छोड़े हुए किले में। लेखक राहुल सांकृत्य आए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं। रास्ता ही कुछ ऐसा ही है, पहाड़ी इलाका है, कुछ आराम की बातें भी हैं। अब देखो क्या क्या है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। विशेष बात देखो, उस ज़माने में 1929-30 के आसपास, आज़ादी से पूर्व, जहाँ पूरे भारत में छुआछूत जाति पाति बटी हुई थी, पर्दा प्रथा थी, वहाँ जाति पाति नहीं है। ये प्रभाव है बौद्ध धर्म का, क्योंकि लगभग बौद्ध धर्म में छुआछूत जाति पाति ऊंच नीच होती ही नहीं। तो वहाँ का समाज बौद्धिस्ट था, तो वहाँ जाति पाति नहीं है, ये विशेष बात है। छुआछूत नहीं है। और न औरतें पर्दा करती थी, वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हो। मतलब घर के भीतर आप आसानी से जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के। बहुत ही खराब स्थिति का कोई भिकमंगा हो, भिखारी हो, तो ही लोग रोक टोक करते थे। इस प्रकार की रोक टोक भी नहीं थी। छुआछूत तो दूर की बात है। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों न हो, आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए चाय पका देगी, चाय बना देगी आपको। कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे वो लोग खोटी कहते हैं, उसमें रख के आपको दे देगी। देखो वहाँ की चाय भी स्पेशल है। मक्खन डालते हैं चाय में, नमक डालते हैं और चाय को चोंगी में कूटते हैं, बर्तन होगा कोई, उसमें दूध वाली चाय के रंग की चाय बना देगी मक्खन मक्खन डाल करके। और आपको एक टोटीदार, जिसे हम केतली बोलते हैं, वहाँ वो खोटी बोलते हैं, उस बर्तन में आपको रख देगी। कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान दीजिए, चाय दीजिए, वो बना देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, घर वाले चुरा के रख लेंगे, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। खुद जाइए आप रसोई में, चाय मत लाइए वहाँ पर ही। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, वो आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिना रोक टोक के आप उस समाज में आ और जा सकते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मांगने, भाई रास्ता बताने वाला। वहाँ लोग ऐसा करते थे कि लोगों को रास्ता बताया करते थे, साथ में उनका सामान ढोया करते थे, उसके बदले वो पैसे लेते थे। एक प्रकार से पहाड़ी इलाकों में ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको रास्ता बताने के लिए, सामान आदि पहुँचाने के लिए, किराए पे ये आदमी मिल जाते हैं। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। चिटें कोई पर्ची है उनके पास लिखी हुई किसी अधिकारी वगैरह की। शायद उसी दिन, चिटें मतलब पर्ची जिसमें उनको रास्ता है या कोई उस अधिकारी का आदेश है जहाँ वो जाना है, वो उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो उस आदमी के साथ साथ हम चले। तो हम थोंगला जगह का नाम है, नाम आपको मैंने पहले ही बताया, कुछ अजीब मिलेंगे स्थान के नाम, जयपुर, पिलानी, अजमेर ऐसे नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए हम उसी दिन उस व्यक्ति के साथ। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। तो जो राहदारी मांगने आया था, लेखक के साथ हुआ है, उसका नाम है सुमति। अच्छा नाम है, ये लेखक के साथ अंत तक रहेंगे, याद रख लें नाम ध्यानपूर्वक।
सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। हम भिखारी के वेश में थे, तो हम इतना होते हुए भी, भिखमंगे के वेश में होते हुए भी हम जान पहचान के उस सुमति के घर के आदमियों के साथ रहे, अच्छी जगह मिल गई हमें, बड़ी अच्छी बात है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं थे। जब वापस आते हैं 5 साल बाद में, देखिए यात्रा देखो 5-5 साल की है, और भिखमंगे के वेश में नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में थे, अच्छे सज्जन पुरुष, और घोड़े के ऊपर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। देखो, भिखारी होते हुए उनको ऐसा स्थान मिला, ऐसी जगह मिली, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जब वो भद्र यात्री सज्जन पुरुष के रूप में घोड़े पर सवार होकर के आए तो उनको वो स्थान नहीं मिला, और हम गांव में एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बताओ, सज्जन पुरुष होते हुए, अच्छे व्यक्ति दिखते हुए, उनको गरीब झोपड़ा मिला, और भिखमंगे के वेश में होते हुए अच्छा स्थान मिला जाते समय। ये विशेष बात है। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, बहुत कुछ जो वहाँ के लोग हैं उनकी सोच पर निर्भर करता है, किस व्यक्ति को कैसा स्थान देना है, किस व्यक्ति को कौन सी जगह देनी है, मनोवृत्ति, मन की इच्छा है। खासकर शाम के वक्त वो लोग छंग पीकर के कम ही होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग एक प्रकार की शराब है, वहाँ की एक प्रकार का पेय है। तो वहाँ के लोग शाम के समय में छंग पी करके होश नहीं रख पाते हैं, खो देते हैं। तो जिसको जो स्थान दे पाते हैं वो दे देते हैं, नहीं होता है उनका मन तो नहीं भी देते हैं। अब हमें सबसे विकट डाडा थोंगला पार करना था। स्थान का नाम है डाडा थोंगला। चलो पार करते हैं, इस पैराग्राफ को पूरा करते हैं। डाडा थोंगला पार करना था। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है वो स्थान। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। भाई इतनी ऊंचाई पर गांव बसते नहीं है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है वो स्थान। नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा ही नहीं जा सकता। इतने कोण है घुमावदार कि दूर तक आदमी दिखाई नहीं देता है। खतरनाक जगह है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, सबसे बेस्ट स्थान यही है डाकुओं के लिए। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। गांव में कोई खून कर दे तो आपको सबूत मिल सकते हैं, गवाह मिल सकते हैं। लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी के लिए कोई परवाह नहीं करता है, ऐसा स्थान है ये। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्चा नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता ना। ये स्थान ही ऐसा है भाई, खुफिया विभाग है, पुलिस है, ऐसे निर्जन स्थान पर इतना खर्चा भी नहीं कर पाती है, तो गवाह भी नहीं मिल पाते हैं वहाँ पर। तो बड़ा खतरनाक स्थान था डाडा थोंगला। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास पैसा है कि नहीं। बड़ी फिल्मी डायलॉग है। पहले आदमी को मारते हैं, फिर उसके बाद उसकी पॉकेट चेक करते हैं कि उसके पास है कि नहीं है। मारने के बाद पता लगे नहीं, 5 रुपये मिले हैं, 5 रुपये में आदमी की जान ले लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। ये बातें याद रखनी है आपको, क्वेश्चन में आएंगी कि वहाँ के लोग हथियार का कानून जानते नहीं है ही नहीं वहाँ पर। जैसे हम लाठी लेकर के चलते हैं, वहाँ बंदूक लेकर के चलते हैं, लोग पिस्तौल लेकर के चलते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। स्थानीय ऐसा है, तो डाकुओं को ये हथियार लेकर के चलने पड़ते हैं। वो अगर किसी को न मारे तो लोग उसको मार देंगे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते थे। क्यों भाई? क्योंकि हम भिखमंगे थे, भिखारी के वेश में थे, तो भिखारी को क्यों मारेंगे? क्योंकि फायदा नहीं है, उनके पास से क्या धन मिलेगा। जहां कहीं वैसी सूरत देखते, डाकुओं वाली, चोरों वाली, अपराधियों वाली, टोपी उतार कर जीभ निकाल करके कुछ कुछ एक पैसा, दया दया 1 पैसा दे दो कहते, भीख मांगने लगती और वहां से निकल जाते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद करके कैसे चलते, इतनी ऊंची पहाड़ी। और अगला जो पड़ाव था वो 16-17 मील से कम नहीं था। 16-17 मील, 1 मील में आपको पता है 1.5 किलोमीटर से ऊपर होते हैं, तो इतना लंबा चलना था। उसके बाद रुकना है। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो।
सामान भी रख लेंगे और चढ़कर भी चलेंगे। उन घोड़ों पर बैठ करके चल देंगे, पहुंच जाएंगे। सामान ज़्यादा है, चढ़ाई है। तो घोड़े कर लिए हमने और लेखक लंकोर के लिए चल पड़ते हैं। वीडियो लंबा हो गया है, हम इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण पार्ट है, स्थान की जानकारी ये हम जानेंगे, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसा समाज था, ये थोड़ा बहुत हमने जान लिया है और भी इसके बाद आएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए और आकर्षक वीडियो में, इसके अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।